आधी रात बीत चुकी थी। उस दिन कामना ऑफिस में काफी लेट हो चुकी थी। उफ़ो, काफी देर हो गई आज। मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कामना ने अपनी गाड़ी निकाली और घर की ओर जाने लगी। कामना बहुत जल्दी में थी। शायद लेट हो जाने की वजह से उसे डर भी लग रहा था। सड़क पर कोई नहीं था। कामना ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी, लेकिन तभी उसकी गाड़ी एक पत्थर से जा टकराई और कामना का जोरदार एक्सीडेंट हो गया। कामना के सिर से काफी खून बह रहा था और वो बेहोश हो गई थी। थोड़ी देर कामना वहाँ उसी हालत में पड़ी रही। तभी उधर से नीरज अपनी साइकिल से गुजर रहा था। अरे, यहाँ तो किसी का एक्सीडेंट हो गया है। नीरज ने पास जाकर देखा तो ये लड़की यहाँ सुनसान रात में इस हालत में। अरे, इसका तो काफी खून बह गया है। अगर जल्दी इसे अस्पताल नहीं ले गया तो इसकी जान को खतरा भी हो सकता है। लेकिन इसे अस्पताल ले कैसे जाऊँ? मेरे पास तो एक साइकिल है। नीरज की नजर कामना के मोबाइल फोन पर पड़ी। नीरज ने कामना के मोबाइल फोन से पास के अस्पताल में फोन करके एम्बुलेंस को बुलाया और कामना को अस्पताल ले गया। वहाँ डॉक्टर ने कामना की हालत देखकर कहा, एक्सीडेंट में इनका सर बुरी तरह से जख्मी हो गया है। अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं किया गया तो हम इन्हें नहीं बचा पाएंगे। डॉक्टर साहब, आप इनका ऑपरेशन कर दीजिए। ठीक है, आप इनके हस्बैंड है ना? इस फॉर्म को भर दीजिए। नहीं डॉक्टर साहब, मैं इनका हस्बैंड नहीं हूँ। मैं तो उस रास्ते से गुजर रहा था। इन्हें इस हालत में देखा तो यहाँ ले आया। मैं इनके घर वालों को फोन कर देता हूँ, वो आकर ये फॉर्म भर देंगे। देखिए, हम किसी का इंतजार नहीं कर सकते। अगर इनकी जान बचाना चाहते हैं तो इस फॉर्म को भर दीजिए। कामना की जान बचाने के लिए नीरज ने वो फॉर्म भर दिया जो कामना के हस्बैंड को भरना था। उसके बाद डॉक्टर कामना को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। इसी बीच नीरज ने कामना के मोबाइल फोन से फोन करके कामना के माता पिता को सारी बात बताई। थोड़ी देर के बाद कामना के माता पिता वहां पहुंच गए। तब तक कामना का ऑपरेशन हो चुका था। डॉक्टर साहब, कामना कैसी है? पेशेंट अब खतरे से बाहर है। अगर उन्हें समय पर यहाँ नहीं लाया जाता तो उनकी जान भी जा सकती थी। आप इस नौजवान का धन्यवाद कीजिए। यही आपकी बेटी को यहाँ लाए हैं और इनके दस्तखत से ही आपकी बेटी का ऑपरेशन हुआ है। कामना के माता पिता ने नीरज को सर से पैर तक घूरा। नीरज को देखते ही वो समझ गए कि नीरज बहुत गरीब है। उन्होंने नीरज का धन्यवाद तक नहीं किया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ईश्वर की कृपा से कामना जी जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। नीरज अपने घर आ गया। कुछ दिनों के बाद कामना को भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर ने कामना को नीरज के बारे में सब कुछ बता दिया था। कामना अब उसी जगह पर जाकर नीरज को ढूंढने लगी। एक दिन उसे साइकिल पर नीरज जाता हुआ दिखाई दिया। कामना ने उसे रोककर कहा, आप ही नीरज है ना? आप? ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक हो गई। जी, मैं ही नीरज हूँ। लेकिन आप यहाँ कैसे? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। आज मेरी ये जिंदगी आप ही की देन है। मुझे डॉक्टरों ने सब कुछ बता दिया है कि कैसे उस दिन आपने मेरी जान बचाई और मेरे हस्बैंड की जगह साइन करके मेरा ऑपरेशन करवाया। उस दिन से नीरज और कामना रोज मिलने लगे। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन, नीरज, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है कामना? तुम बहुत अमीर हो और मैं बहुत गरीब। तुम एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर हो और मैं एक सोसाइटी में मामूली सा गार्ड हूँ। 12,000 रुपए मेरी तनख्वाह है। तो ठीक है ना, 50,000 मेरी तनख्वाह है। दोनों के पैसे मिलाकर घर तो चल ही जाएगा। कामना, मेरा घर बहुत छोटा है। घर में माँ बाबूजी और एक छोटी बहन भी है। उन सबकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। कोई बात नहीं, अब उन सबकी जिम्मेदारी भी मेरी है। बहाने मत बनाओ नीरज। जिंदगी में आयशो आराम ज्यादा मायने नहीं रखते। जब आपका जीवन साथी आपको जान से भी ज्यादा प्यार करता हो, और तुम वही हो। मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तुम्हारे माता पिता हमारे रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करेंगे। मैं मम्मी पापा से बात करूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो मान जाएंगे। लेकिन वही हुआ जिसका नीरज को डर था। कामना के माता पिता इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, जिसके बाद कामना और नीरज ने मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद कामना नीरज के घर आ गई। नीरज के घर में उसके माता पिता और ननद रूबी ने कामना का बहुत शानदार स्वागत किया। भाभी, मैंने आपके लिए पूरे रास्ते में फूल बिछाए हैं। आप इन्हीं फूलों पर चलकर अपने कमरे तक जाना। मेरी भाभी के पैर जमीन पर नहीं पड़ने चाहिए। कामना बहू, तू अपने कमरे में चलकर आराम कर। हम वहीं तेरे लिए ठंडा शरबत और नाश्ता भिजवाते हैं। बाहर बहुत गर्मी है, तुझे बहुत प्यास लगी होगी ना। और ये भारी कपड़े बदलकर हल्के और आरामदायक कपड़े पहन ले। जी माँ जी। कमरे में आकर, नीरज, तुम्हारे घर वाले तो बहुत अच्छे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इन्हें बरसों से जानती हूँ। कामना, हम गरीब है तो क्या हुआ, हमारा दिल बहुत अमीर है। वो तो लग ही रहा है। जून का महीना था। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। नीरज के घर में एसी नहीं था। 2 कमरे के घर में सिर्फ पंखे लगे हुए थे। कामना पसीने पसीने हो रही थी। माफ करना कामना, मेरे घर में एसी नहीं है। तुम्हें तो एसी में रहने की आदत है ना। कोई बात नहीं नीरज, फ्रिज से थोड़ी सी बर्फ लाकर दे दो। सॉरी कामना, मेरे घर में फ्रिज नहीं है।
लेकिन हाँ, माँ ने तुम्हारे लिए बाहर से बर्फ मंगवाई है, मैं अभी लेकर आता हूँ। नीरज ने कामना को बर्फ ला कर दिया। कामना उस बर्फ को अपने गले में रगड़ने लगी। बहुत आराम मिल रहा है। नीरज, मैं सोच रही थी कि अपने घर के लिए एक एसी और एक फ्रिज खरीद लूं। लेकिन कामना, उसमें बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। डोंट वरी, मेरे अकाउंट में भी बहुत पैसे हैं। एसी और फ्रिज तो आ ही जाएगा, और बिजली के बिल की तुम चिंता मत करना, बिल मैं भर दूंगी। तभी नीरज की माँ सुनीता हाथों में शरबत और नाश्ते का ट्रे लेकर वहां आती है। कामना बहू, अभी अभी तो तुम आई हो, अभी से घर के लिए खर्चे की बात सोचने लगी। हमें ऐसा लगेगा जैसे हम दहेज ले रहे हैं। माँ जी, इसमें दहेज वाली कोई बात नहीं है। अब ये घर मेरा भी है, और अपने घर के लिए मुझे इतना तो करना चाहिए ना। देखिए ना, इतनी गर्मी में आप और बाबूजी कितने परेशान हो रहे हैं। घर में एसी लग जाएगा तो आप सब चैन से रहना, और फ्रिज आ जाएगा तो ठंडा ठंडा पानी पीना। दूसरे दिन कामना ने बाजार जाकर 2 एसी और एक फ्रिज खरीदा और घर में लगवा दिया। अब नीरज का घर एसी की ठंडी हवा से तरोताजा रहता। गर्मी में सबको पीने के लिए ठंडा पानी भी मिलने लगा। कुछ दिनों की छुट्टी के बाद कामना ने अपनी जॉब फिर से ज्वाइन कर ली और नीरज भी अपनी ड्यूटी पर जाने लगा। एक दिन, कामना के पापा, जब से कामना गई है मुझे उसकी बहुत याद आती है। क्यों ना हम उसके घर चलकर उससे मिलकर आए। तुम क्या चाहती हो कामना की माँ? हम उस गरीब गार्ड के घर जाएंगे? कभी नहीं। कामना के पापा, अब हमारी बेटी उस घर में है, हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए कि वो लोग उसे कैसे रख रहे हैं। ठीक है, तुम कहती हो तो चलो चलते हैं। उस दिन शाम को जब कामना ऑफिस से घर आई तो उसके घर के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। कामना ने खिड़की से देखा कि उसके माता पिता उसके घर आए थे। कामना के सास ससुर ने कामना के माता पिता को बड़े सम्मान के साथ घर में बिठाया। उफ, बाहर कितनी गर्मी है। थैंक गॉड तुम्हारे घर में एसी है। कामना बेटी, एक गार्ड के घर में एसी? कहीं ये एसी तुमने तो नहीं लगवाया? नहीं माँ, ये एसी तो नीरज ने लगवाया है। लेकिन नीरज के पास इतने पैसे कहाँ? पिताजी, नीरज हर महीने अपनी सैलरी से एसी की किश्त भरते हैं। आप ये सब छोड़िए। तभी नीरज की बहन रूबी हाथों में ठंडे शरबत का ट्रे लेकर आई। ओह, तो घर में फ्रिज भी है। हमने तो सोचा हमारी बेटी ने घड़े का पानी पीना शुरू कर दिया होगा। आपने सही सोचा है माँ, हम सब अब फ्रिज की जगह घड़े का पानी ही पीना शुरू करेंगे। घड़े का पानी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है और उससे गला भी खराब नहीं होता है। बस कामना, अपने ससुराल की गरीबी छिपाने की झूठी कोशिश मत करो। हमें सब पता है कि ये लोग तुम्हारे लायक नहीं हैं। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है बेटी, नीरज को तलाक दे दो। हम तुम्हारी शादी बहुत ही अच्छे खानदान में करवा देंगे। तुम्हें पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी। पिताजी, मुझे यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका वहम है कि पैसे वाले लोग ही अच्छे होते हैं। अच्छाई का पैसों से कोई लेना देना नहीं है। नीरज गरीब है तो क्या हुआ, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे नीरज से अच्छा जीवन साथी कोई और मिल ही नहीं सकता था। कामना की बात सुनकर उसके माता पिता नाराज होकर वहाँ से जाने लगते हैं। रुक जाइए सत्येंद्र बाबू, यूं नाराज होकर मत जाइए। हम लोग गरीब हैं तो क्या हुआ, घर आए मेहमान की बातों का बुरा नहीं मानते। अब खाना खाकर जाइए। लेकिन कामना के माता पिता नहीं रुके। उन्होंने कामना के ससुर की बातों का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा और वहाँ से चले गए। जैसे ही वे गाड़ी से थोड़ी दूर आगे बढ़े, उनकी गाड़ी को कुछ गुंडों ने चारों तरफ से घेर लिया। वे हथियार दिखाकर कामना के माता पिता से पैसे और उनकी गाड़ी मांगने लगे। वे गुंडे उनकी गाड़ी लेकर वहां से भागने ही वाले थे कि वहां से नीरज गुजर रहा था और उसने सब देख लिया। नीरज ने फौरन पुलिस को फोन किया और गुंडों से लड़ने लगा। सभी गुंडे मिलकर नीरज की पिटाई करने लगे। इतने में वहां पुलिस आ गई और गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। कामना के माता पिता अपनी गाड़ी में बिठाकर नीरज को अस्पताल ले गए और फोन करके कामना को सारी बात बताई। थोड़ी देर के बाद सब लोग अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने नीरज के जख्मों पर पट्टी कर दी थी। कामना बेटी, तुम ठीक कहती थी कि अच्छे होने के लिए पैसे वाला होना जरूरी नहीं है। सच में नीरज से बेहतर जीवन साथी तुम्हारे लिए कोई और नहीं हो सकता था। कामना के माता पिता ने नीरज और कामना को आशीर्वाद देकर उन दोनों के रिश्ते को अपना लिया। कड़ाके की सर्दी में वो टूटी फूटी झोपड़ी लाइटों से सजी हुई थी। रामदीन की बेटी गुंजा की शादी जो हो रही थी। गुंजा अपने होने वाले पति के साथ अग्नि के 7 फेरे ले रही थी। पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे थे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सार्वार्थि साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। रामदीन और उसकी पत्नी सरला मंत्रोच्चार को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू है। सब कुछ किसी सपने के सच होने सा लग रहा है न जी? हाँ सरला, हाँ। ये कहकर वो कुछ दिनों पहले की यादों में खो गया। ये कहानी है रामपुर की। दिसंबर का महीना था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी
उस भयानक सर्दी में लोग घरों में रहना ही पसंद कर रहे थे और आज तो सर्दी कई गुना बढ़ गई थी क्योंकि सुबह से ही बारिश हो रही थी। उस भयानक सर्दी में अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में बैठा रामदीन अपनी पत्नी सरला के साथ खिड़की के पास बैठा बारिश के बंद होने का इंतजार कर रहा था। पता नहीं भगवान को हम गरीबों से ही क्या दिक्कत है। अरे एक तो कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, ऊपर से ये बारिश। अब ऐसे मैं कैसे जाऊं काम पर? सही कह रहे हो जी आप। भगवान को सारी दुश्मनी गरीबों से ही निकालनी होती है। एक तो इस महीने में इतनी बीमार रही, उसमें कितने सारे पैसे खर्च हो गए और अब ये सर्दी का सितम। तभी उनकी 21 साल की बेटी गुंजा उनके पास आई और अरे क्या हो गया माँ बाबा, फिर से आप लोग शुरू हो गए? अरे भगवान अमीर और गरीब का नहीं होता, वो तो सबका होता है। गुंजा को पता था कि उसके माता पिता का भगवान के ऊपर गुस्से का कारण सर्दी का मौसम नहीं बल्कि कुछ और है। पता नहीं बेटिया, तू सही कह रही है या गलत, पर भगवान का कोई चमत्कार हमारे जीवन में तो नहीं होता। और उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी गरीबी। अरे माँ ऐसा नहीं है, पिछले 2 साल से हम तुम्हारे हाथ पीले करने की सोच रहे हैं, लेकिन तुम्हारी शादी के रास्ते में आड़े आ रही है हमारी गरीबी। जिससे भी बात करो उसे 2 लाख रुपए नगद चाहिए, घर का सामान अलग से चाहिए और शादी भी पूरे धूमधाम से हो, ये भी चाहिए। अरे अब गरीब आदमी इतना सब कुछ कहाँ से करे? ये कहकर रामदीन रोने लगता है। सरला की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं ये देखकर। अरे बाबा माँ क्यों रो रहे हैं आप लोग? मैं क्या आप लोगों पर बोझ हूँ जो आप लोग मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भगाना चाहते हैं? नहीं बेटा, तू बोझ नहीं है, लेकिन हर बाप की तरह मेरी भी इच्छा है ना कि अपने जीते जी तुम्हारा कन्यादान करूं, तुझे हंसी खुशी इस घर से विदा करूं। बाबा सब हो जाएगा, देखना भगवान सब ठीक कर देगा। रामदीन ट्रेन में झालमुड़ी बेचने का काम करता था। वो हर दिन सुबह घर से निकल जाता। झालमुड़ी ले लो, झालमुड़ी, तीखी तीखी झालमुड़ी ले लो। अरे भैया 10 रुपए की बनाओ झालमुड़ी, और हाँ थोड़ा ज्यादा चटपटा बनाना। जी बाबूजी। रामदीन सुबह के 7 बजे घर से निकल जाता और रात के 9 बजे तक जी तोड़ मेहनत करता और अपनी बेटी गुंजा की शादी के लिए पैसे जोड़ता। लेकिन चाहकर भी वो उतने पैसे नहीं जोड़ पा रहा था जितने की उसे जरूरत थी। अभी कुछ दिनों पहले सरला की तबीयत खराब हो गई थी, उसमें भी 25,000 रुपए खर्च हो गए थे। पता नहीं कब पैसे इकट्ठे होंगे और कब गुंजा की शादी होगी। पूरी 24 घंटे की बारिश के बाद अब आसमान साफ हो गया था, लेकिन सर्दी का सितम जारी था। लेकिन काम तो करना ही था ना, कब तक घर में बैठा जाता। रामदीन अपने फटे चिट्ठे कपड़ों में ठिठुरते हुए निकल पड़ा स्टेशन की ओर। संयोग से उसी समय आरा एक्सप्रेस आई थी। वो तुरंत उसमें चढ़ गया। झालमुड़ी ले लो, झालमुड़ी, तीखी तीखी झालमुड़ी, सर्दी को भगा लो, झालमुड़ी ले लो, झालमुड़ी। रामदीन झालमुड़ी बेचता हुआ ट्रेन के डिब्बे में आगे की ओर बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर ट्रेन के गेट के पास लेटे एक नौजवान लड़के पर गई। वो बिल्कुल बेसुध पड़ा हुआ था, उसके मुंह से झाग भी निकल रहा था। अरे अरे ये कौन है? इसे क्या हो गया? ये इसके मुंह से झाग क्यों निकल रहा है? रामदीन उस नौजवान को जगाने की कोशिश करने लगा। अरे बेटा उठो, उठो बेटा उठो। रामदीन ने उस लड़के की नब्ज पर हाथ रखा। वो बिल्कुल धीमे धीमे चल रही थी। उस लड़के का शरीर भी ठंडा हो रहा था। ये देखकर रामदीन घबरा गया। वो भागकर ट्रेन के दूसरे गेट पर खड़े रेल के सिपाही के पास गया और उसे सारी बातें बताई। सिपाही भागा भागा उसके साथ ट्रेन के दूसरे गेट पर गया। उसने जैसे उस नौजवान और उसकी हालत को देखा तो लो, फिर से जहर खुरानी गिरोह का शिकार हो गया एक और इंसान। हम लोग तो लोगों को समझा समझा कर थक गए हैं कि किसी अनजान से कुछ मत लो, किसी अनजान का दिया हुआ मत खाओ, लेकिन लोग सुनते ही नहीं। सिपाही जी, अब तो जो होना था वो हो गया, अब क्या करें? अरे क्या करना है, अब ट्रेन कहीं रुकेगी तो देखा जाएगा। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। तो क्या करूं? हाँ बोलो क्या करूं? देखो हर दिन ट्रेन में ऐसे हादसे होते रहते हैं, हमने सबका ठेका तो नहीं ले रखा है। साहब, इंसानियत भी तो कोई चीज है। तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे और जाकर झालमुड़ी बेच। मैंने कहा था ना, जब स्टेशन आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन रामदीन का मन नहीं माना। उसने ट्रेन की चेन खींच दी। ट्रेन रुक गई। उसके बाद उसने उस नौजवान को अपने कंधे पर उठाया और पास के ही अस्पताल में ले गया। डॉक्टर ने जब उस नौजवान की हालत देखी तो ओह, इसकी हालत तो बहुत ही खराब है। तुम बिल्कुल सही समय पर इसे यहाँ ले आए, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर ने उस नौजवान का इलाज शुरू किया। रामदीन अस्पताल के बाहर खड़ा भगवान से उस नौजवान के लिए प्रार्थना कर रहा था। तभी उसने देखा कि रेलवे की कुछ पुलिस उसी की ओर आ रही है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही। सर, इसी ने ट्रेन की चेन खींची थी और फिर उस नौजवान को उठाकर भाग गया था। इसे गिरफ्तार कर लो।
रामदीन को जेल में डाल दिया गया। पूरे 1 सप्ताह वो जेल में रहा। 1 सप्ताह बाद उसकी जमानत उसकी पत्नी ने कराई और उसके लिए पूरे 20,000 रुपए खर्च हो गए। रामदीन की सारी जमा पूंजी एक बार फिर से निकल गई। रामदीन अपने घर लौट आया, लेकिन यहाँ आकर उसका सामना एक और बुरी खबर से हुआ। हाँ, रेलवे पुलिस ने साफ कह दिया है कि अब आप स्टेशन या ट्रेन में झालमुड़ी नहीं बेच सकते। अगर उन्होंने आपको वहाँ देख लिया तो वो फिर आपको जेल में बंद कर देंगे। देख रही हो ना सरला, भगवान कैसे खेलता है हमारे साथ। अरे मैंने तो किसी की मदद की और उस मदद के बदले देखो मुझे क्या मिला। अब क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ। अब कैसे घर चलेगा, कैसे गुंजा की शादी होगी। उधर जिस नौजवान की मदद रामदीन ने की थी, वो जब होश में आया तो उसे डॉक्टर के द्वारा पता लगा कि कैसे एक झालमुड़ी वाले ने उसकी मदद की और उसे वहां ले आया और उसकी जान बच गई। वो नौजवान जिसका नाम विवेक था, वो काफी अमीर घर का था। उसे जब सारी सच्चाई का पता लगा तो वो रामदीन की तलाश में लग गया, लेकिन रामदीन का उसे कहीं पता नहीं लगा। कई दिन हो गए लेकिन मुझे रामदीन का पता नहीं लग रहा है, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा, उसे कहीं से भी ढूंढ कर निकालूंगा। फिर एक दिन विवेक को किसी से पता लगा कि रामदीन को रेलवे वालों ने स्टेशन परिसर और ट्रेन में झालमुड़ी बेचने से मना किया है। इस बात से उसे इतना शौक लगा कि उसे हार्ट अटैक आ गया और वो अस्पताल में है। विवेक तुरंत अस्पताल की ओर भागा। वहां जाकर उसे पता लगा कि रामदीन की हालत बहुत गंभीर है। उसके परिवार वालों के पास उसका इलाज के लिए भी पैसे नहीं है। विवेक गुंजा के पास गया। देखिए, आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं रामदीन चाचा का इलाज कराऊंगा। आप कौन है? मैं आपका शुभचिंतक हूँ। विवेक ने रामदीन के ऑपरेशन का पूरा खर्चा उठाया। रामदीन ठीक होकर घर तो आ गया, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में गुंजा की शादी की बात घूमती रहती थी। एक शाम वो इसी चिंता में उदास सा बैठा रोए जा रहा था, तभी विवेक वहां पहुंचा। जब रामदीन ने उसे देखा तो, अरे तुम तो वही हो ना जो उस दिन ट्रेन में। हाँ, मैं वही हूँ जिसकी आपने जान बचाई थी और जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां गुंजा भी आ गई। अरे आप उस दिन कहाँ चले गए थे? आज पिताजी जीवित हैं तो वो आपकी बदौलत ही हैं। आपने पैसे ना दिए होते तो पता नहीं क्या होता। अच्छा, तो ये वही है जिसने उस दिन अस्पताल में आकर मेरे इलाज का सारा खर्चा उठाया था? हाँ बाबा, ये वही है। हमारे लिए ये किसी ईश्वर से कम नहीं है। अरे नहीं, ऐसा मत कहिए। ईश्वर तो ऊपर बैठा है, हम तो इंसान हैं, और इंसान अगर इंसान के काम ना आए तो फिर क्या फायदा। आप उस दिन मेरे लिए ईश्वर का रूप लेकर ही तो आए थे, तभी तो मेरी जान बची, नहीं तो मैं इस दुनिया में कहाँ होता। उसके बाद विवेक ने रामदीन से जो कहा, उसे सुनकर रामदीन समझ नहीं पाया कि वो क्या प्रतिक्रिया दे। हाँ चाचा, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। पर मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है चाचा जी, और वो है आपकी बेटी। इस दुनिया में बेटी के बाप से ज्यादा अमीर कोई नहीं, कोई भी नहीं। आप शादी की तैयारी कीजिए। रामदीन के पास जो भी पैसे बचे थे, उसने उन पैसों से ही गुंजा की शादी की सारी तैयारी की, और आज उसका सालों पुराना सपना पूरा हो रहा था। गुंजा की शादी हो रही थी, वो भी बहुत ही अच्छे घर में। वो बार बार ऊपर देख रहा था और भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था।